सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 29 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे कोई विशेष खबर नहीं है। हम सीधे बढ़ेंगे संपादकीय की तरफ। संपादकीय में बात करेंगे कृषि उपज की वाजिब कीमत का सवाल, वक्फ पर विवाद और हादसे का सबक। तो हादसे का सबक समाज जीवन में उत्सव एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि पर्व त्योहारों पर लोग किसी जगह जमा हों और आस्था की अभिव्यक्ति या फिर सामूहिक बौद्ध का प्रदर्शन करें। मगर इस क्रम में ऐसे पर्व हादसे सामने आ रहे हैं। मनाने के लिए किए गए आयोजनों में जिस तरह बार बार हादसे सामने आ रहे हैं, वह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या अब इस तरह लोगों का जुटना जानलेवा भी हो रहा है। प्रदेश में बांकुर जिले में बड़ौत में जैन समुदाय की ओर से भगवान आदिनाथ के निर्वाण लड्डू पर्व का आयोजन किया गया था। वहां मंगलवार को मानस्तंभ परिसर में बना लकड़ी का ढांचा गिरने से कई लोगों की जान चली गई और 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। देखिए, पूरी कहानी में हम नहीं जाएंगे, मगर जिसमें जो की क्रक्स निकल के ये आ रहा है कि हमको गवर्नमेंट को एक तो इवेंट मैनेजमेंट कोड को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट, उसी में क्राउड मैनेजमेंट, फिर प्रिकॉशनरी क्या मेजर्स आयोजक जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ले रहे हैं, और इन केस ऑफ अनहैपनिंग और एनी बैड इंसिडेंट, एनी डिज़ास्टर, व्हाट आर द पॉसिबल, मतलब क्या क्या रोड मैप है ऑर्गेनाइजर्स के पास अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है। लोगों को उस जगह विशेष, स्थान विशेष से बाहर निकालने के लिए और घायलों को त्वरित इलाज पहुंचाने के लिए या फिर उनको नज़दीकी सेवा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए। What are the measures taken to ensure that organizers who are organizing such events are prepared? देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आए दिन कोई ना कोई खबर किसी न किसी आयोजन से आती रहती है, और ये खबरें आती भी रहेंगी। कुछ नहीं बदलने वाला है जब तक सरकार ना इन आयोजकों को प्रॉपर दिशा निर्देश दे पूरे मैनेजमेंट का, कि कैसे मजबूत स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। मजबूत स्ट्रक्चर्स, चाहे वो स्टेज हो या कुछ भी हो। फिर अगर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उनके अनुसार, लोगों के अनुसार सुविधाएं, सामान्यतः जब पानी की, खाने पीने की वगैरह वगैरह, और अंदर और बाहर जाने की, और किसी आपदा में या कोई कोई स्टैम्पीड हो जाने में, भगदड़ मच जाने में, और कौन से एग्जिट पॉइंट्स, इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स वो आयोजक दे रहा है। ये सारी चीज़ें आयोजकों को बतानी चाहिए सरकार को, तो उसके बाद ही किसी भी प्रकार का अप्रूवल उन्हें देना चाहिए कोई भी आयोजन कराने के लिए, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, या कोई भी हो। देखिए, इवेंट मैनेजमेंट अपने आप बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे मात्र इवेंट है, मगर किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अब आज सुबह जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो खबर कुंभ से भी आ रही थी कि कुंभ में छोटी सी भगदड़ मचने से कई 14 लोग की मृत्यु भी हो चुकी है शायद। इवेंट मैनेजमेंट भारत में बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका है और सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अगला अगला लेख है वक्फ पर विवाद। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों की सारी सिफारिशों को संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। ये ये उम्मीद थी भी। केवल सत्तापक्ष के सदस्यों को की 14 सिफारिशों को स्वीकार किया गया। इसे लेकर विपक्षी सदस्य नीति समिति के अध्यक्ष पर अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपमानने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर समिति के अध्यक्ष ने उन्हीं सुझावों को स्वीकार किया जो सरकार चाहती थी। मतलब समिति जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होता है, वो फ़ायदा क्या हुआ अगर सरकार को एक तरफा ही अपने सिफारिशों को पारित कराना, तो वैसे भी करा लेती। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई क्यों है।
विपक्षी सदस्यों ने संशोधन विधेयक में सुधार से संबंधित 44 सुझाव दिए थे, उनमें से एक भी विचार के लायक नहीं समझा गया। हालांकि समिति के अध्यक्ष का कहना है कि विपक्ष के सभी सुझावों पर विचार विमर्श किया गया, यानी अब तक 13 से वक्फ संशोधन विधेयक की मंजूरी के लिए सदन में रखने का रास्ता साफ हो गया है। अब हालांकि सरकार किसी विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, ये भी नियम है अपने आप में। मगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही है कि जब भी किसी विधेयक को लेकर आपत्ति उठे या विवाद गहराया जाए, तो उस पर विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए। हाँ, देखिए हम यहाँ पे वी आर टॉकिंग इन प्रिंसिपल हियर। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो भी संयुक्त संसदीय समिति होती है, जो भी समितियाँ होती हैं, उनका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि 2 पॉइंट्स जो हैं, उसमें या तो मध्यम मार्ग निकालना या 2 अलग-अलग पॉइंट्स सजेशंस होती हैं, उनके अच्छे पहलुओं को निकाल के चूज़ करके फाइनली उस विधेयक में ऐड कर देना। पर अगर एक तरफ़ा ही हो रहा है तो फिर समितियों का पर्पस ख़त्म हो जाएगा। विपक्षी सदस्यों के सुझावों को दरकिनार कर केवल सत्तापक्ष के सुझावों के साथ विधेयक को सरकार के हवाले करने का फैसला कर लिया गया है। तब ये सवाल गाढ़े रूप से में उठने लगा है कि आखिर इस पर संयुक्त संसदीय समिति गठन करने का क्या अर्थ रहा? क्या यह केवल दिखावे के लिए गठित की गई थी, ताकि विपक्ष को इस पर ऐतराज़ जताने का मौका ही ना मिले? अगर ऐसा था तो सरकार बेशक इसे बहुमत के आधार पर संसद में मंजूर करा ले, पर इसे निष्पक्ष नहीं माना जाएगा। अगला अगला लेखिए कृषि उपज की वाजिब कीमत का सवाल, जो कि ये टॉपिक तो बहुत इंडियन एक्सप्रेस में भी लगातार आ रहा है और कई बार जनसत्ता में भी कवर करा गया है। रिपु दमन सिंह साहब कहते हैं, किसान लंबे समय से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग उठा रहे हैं। इसे लेकर उभरा किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा ने शंभू सीमा से दिल्ली के लिए किसानों का पैदल कूच करने का फैसला स्थगित कर दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से बैठक का प्रस्ताव आने के बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने चिकित्सीय सहायता लेने भी स्वीकार कर लिया। अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा था, इसलिए सरकार ने किसानों के साथ वार्ता करने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसानों ने खुले मन से स्वीकार कर लिया। सन 2020 में केंद्र की भाजपा सरकार ने 3 कृषि कानून लागू करने की घोषणा की थी। सरकार ने कई मंचों पर उन कृषि कानूनों के फायदे भी गिनाए थे। उसके बावजूद किसान लगातार आंदोलन पर डटे रहे और आखिरकार सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य कानून के अनुसार किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं। कोई भी अधिकृत व्यापारी किसानों से तयशुदा कीमत पर फसल खरीद सकता था। सरकार ने कृषि उत्पादकों के इस व्यापार को राज्यों द्वारा लगाए गए मंडी करे से भी मुक्त कर दिया था। इस किसान मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा कानून द्वारा किसानों से अनुबंध खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसको भी प्रमोट करा जा रहा था कि किसान अब उस मंडी के चक्कर में ना फंसा रहे और एक्सप्लोर करे लाइफ को करने पर अपनी फसल को स्वतंत्र रूप से बेचने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा किसान की फसल मौसम या किसी अन्य कारण से नष्ट होने पर उसके नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी करार करने वाली फर्म द्वारा ली जानी थी। और अगर कोई भी नुकसान होता है तो जिससे कॉन्ट्रैक्ट आपने करा वो भी उसकी जिम्मेदारी उठाएगा अपने आप में। मगर किसानों को ये तर्क उचित नहीं लगे। उन्हें लगा कि नए कानून द्वारा अनुबंध करने वाली कंपनियों उनकी ज़मीन हथिया लेंगी तथा सरकार एमएसपी के धीरे धीरे दरकिनार करके उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी हो जाएगी। अब कुछ किसान के ऐसा तबका था जैसे लगने लगा था कि ये सब जो नए कानून आ रहे हैं ये हमारे, क्योंकि कुछ नए हैं, नए चीज़ को हमेशा विरोध ही होता है, तो उन्हें लगा कहीं ना कहीं ये हमारे खिलाफ है। तो वास्तव में सरकार नए कृषि कानून के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नए निवेश के लिए दरवाजे खोलना चाहती थी, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। किसान विगत कई वर्षों में मानसून की अनियमितता, कम पैदावार, अस्थिर बाजार और संसाधनों की कमी की मार झेल रहे हैं। इसी दुश्वारी के चलते अनेक किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते आए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 1955 से 2022 तक 2,06,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। नाबार्ड बैंक के अनुसार देश में किसानों पर 21 लाख करोड़ रुपए कर्ज भी है। इन समस्याओं के चलते किसान संगठनों ने 2020 में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया था, जो कि 2020 में आंदोलन शुरू हुआ था। किसानों की प्रमुख मांग एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री की
फसल बीमा और उर्वरक सब्सिडी जारी रखने के नए साल पर घोषणा एमएसपी को दरकिनार करती है। गौरतलब है कि सरकार हर वर्ष 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, पर उपज का मूल्य एमएसपी में घोषित मूल्य के नीचे जाने पर उक्त फसल को एमएसपी पर खरीदने की सरकारी योजना प्रभावी साबित नहीं हो रही है। इसलिए किसान अपनी उपज को घाटे में बेचने पर मजबूर होते हैं। इस तरह एमएसपी से निहित न्यूनतम और समर्थन मूल्य का कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी नहीं रहती। दरअसल एमएसपी को महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए बनाया गया था। इसका आशय कृषि क्षेत्र उत्पादों के मूल्य में उतार चढ़ाव से संबंधित सुनिश्चित करना था। ये एक तरीके से प्रोटेक्शन था मार्केट फ्लक्चुएशन को लेकर। पर सरकार को लगता है कि अगर एमएसपी को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया जाएगा तो उससे प्रत्येक कृषि उत्पाद को एमएसपी में घोषित मूल्य पर क्रय करना होगा, जो सरकार के लिए संभव नहीं है। कानूनी रूप से बाध्यकारी एमएसपी का मूल सिद्धांत बहुत सरल है। किसान को अपनी उपज का उचित वैधानिक मूल्य प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए राज्य का ये दायित्व है कि किसानों को उनकी फसल का वैधानिक मूल्य प्राप्त हो। असल में आ गया है कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। एमएसपी लागू करने के लिए मुख्य रूप से 3 सुझाव हैं: विस्तृत खरीद, प्रभावी बाजार हस्तक्षेप तथा सुनिश्चित घाटा भुगतान। वर्तमान में दालों दलहनों की अधिक खरीद करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी उचित मूल्य प्राप्त न होने के कारण किसान इन फसलों के उत्पाद को लेकर कम करता जा रहा है। उत्पादन इनका कम हो रहा है, दालों का, तिलहनों का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति में बदलाव हमें करना पड़ेगा। देखिए, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं एफपीओ को प्रभावी बनाना, ताकि छोटे किसान अपनी उपज का तब तक भंडारण कर सकें जब तक वाजिब मूल्य प्राप्त ना हो, और आदि शामिल हैं। मगर उपरोक्त उपाय अगर कारगर साबित नहीं होते तो सरकार को आखिरकार कानूनी तौर पर एमएसपी और औसत बाजार मूल्य के अंतर को किसान को भुगतान करने का प्रावधान करना होगा। मतलब बात ये हो रही है, किसान को असल में जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है फार्म में, उसका उसे सिक्योरिटी चाहिए। क्योंकि ये कई कई बार देखने को मिलता है कि मंडियों में जो एक्सप्लॉयटेशन किसानों का होता है, वो घाटे में चला जाता है, वो कर्ज में ही रहता है, उसे कभी वो उचित मूल्य मिल ही नहीं पाता जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी थी, किसानी करी थी। और सरकारें भी इसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। मुद्दा इतने सालों बाद आज आज भी यही है कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा कब मिलेगी। बहुत बढ़िया इसमें बात की है। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे एक नए विश्लेषण के साथ। और डिटेल में करंट अफेयर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जानेंगे वहाँ पे अब क्या है एआई एक्शन समिट, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जाने वाले हैं और भारत को चेयर कर रहा है। क्या है GLOF ग्लेशियर लेक आउटफ्लो, और कैसे इंडिया ओमान संबंध दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। धन्यवाद।